टोक्यो ब्लेड वाला आर्क फाइनली पूरा खत्म हो चुका है और ये एपिसोड का फ्लो पिछले 9 एपिसोड से काफ़ी अलग था। दिस वन ट्रूली फेल्ट लाइक एन ओजी ओशिनोको एपिसोड लाइक द वंस व्हिच वर इन सीजन 1। ताइकी को जब पता चलता है कि aqua और वो सिबलिंग्स हैं तो उसका रिएक्शन काफ़ी कैंडिड रहता है। वो इजीली aqua को अपना भाई मान लेता है और एक चुटकी में उसे अपने अपार्टमेंट में ले आता है जहाँ पर वो बाकी की बातें करते हैं। aqua को पूरी उम्मीद थी कि उसे अपने पिता के बारे में कुछ ठोस खबर मिलेगी और ऐसा ही होता है, मगर एक बड़े ट्विस्ट के साथ। ताइकी बताता है कि उसके असली मॉम और डैड ने आत्महत्या कर ली थी। इसका सीधा मतलब ये है कि aqua जिसे ढूंढ रहा है वो तो कब का चल बसा है। aqua ने अपने इतने सालों के तलाश में कभी भी ये नहीं सोचा होगा कि उसका बाप मर चुका होगा। बात सिर्फ aqua की नहीं है, बल्कि हमने भी कभी ये नहीं सोचा था कि उसका बाप परलोक पहुंच गया होगा। ये जानकारी aqua को अंदर से खोखला कर देती है। वो अब तक जिस लक्ष्य को लेकर जी रहा था वो लक्ष्य तो लापता होता है। aqua की सोच यहाँ पर रुक जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना दिमाग नहीं लगा सकते। जब तक कोई एक्सप्लिसिट एविडेंस नहीं मिलता है कि वही आदमी ही aqua का बाप था, तब तक मेरे लिए ये मानना थोड़ा मुश्किल है। और हमेशा की तरह अभी भी ये पॉसिबिलिटी है कि aqua का बाप रीइंकारनेट होकर किसी अलग रूप में होगा। काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं, मगर उन्हें हम आगे आने वाले एपिसोड्स में हिंट्स को देखकर ऑब्जर्व करेंगे और उन्हें डिस्कस करेंगे। aqua के बदले की आग में तो पानी बह जाता है, मगर रूबी नामक तूफान अब जाकर शुरू होता है। पता नहीं कितने एपिसोड्स के बाद हम रूबी पर फोकस करते हैं, मगर जो भी हो, रूबी के कारनामे देखकर मज़ा बहुत आता है। बीकोमाची के मेंबर्स एक साथ होते हैं और कुछ नया कंटेंट बनाने के चक्कर में मेमचो सजेस्ट करती है रूम टूर वीडियोस। उसका आइडिया तो अच्छा है ही, और हॉर्नी टीनेजर्स को आइडल्स का रूम देखने में स्वर्गीय आनंद आता होगा। शायद ही कोई इंसान होगा जिसे अपने फेवरेट पर्सनैलिटी के पर्सनल लाइफ के डिटेल्स अच्छे नहीं लगते होंगे, बस मुझे छोड़कर। काना के रूम में एक फुल फ्लेजेड गेमिंग रिग देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। वो डेफिनेटली उस पे गेम्स नहीं खेलती होगी, क्योंकि उसकी हवाबाजी को देखते हुए ये इंडिकेशन मिल जाता है कि वो एक नर्डी कैरेक्टर तो नहीं है। इसके बाद हमें एक और क्रूशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि aqua पिछले लाइफ में जिस डॉक्टर की बॉडी में था, उसकी बॉडी एक्चुअली में नहीं मिली होती। इसका मतलब ये होता है कि aqua को शायद अब एक नए रहस्य के पीछे भागना पड़ सकता है। फॉर्चुनेटली मेमचो ने मियाजाकी में एक म्यूजिक वीडियो शूट करने का प्लान किया होता है। मियाजाकी वही जगह होती है जहाँ पर वो हॉस्पिटल था जिस जगह पे ये सब शुरू हुआ था। वहाँ पर डेफिनेटली कुछ बड़ा होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, मगर मैं बस इतना चाहता हूँ कि उस हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट में रूबी को लेकर स्टोरी आगे बढ़ेगी तो एक्चुअली में काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि aqua अकेले ही बहुत स्क्रीन टाइम खा चुका है। अब बीकोमाची के नए म्यूजिक वीडियो में भी एक छोटी सी दिक्कत होती है। मियाको ने एक नए सॉन्ग को डेवलप करने के लिए ओरिजिनल बीकोमाची के सॉन्ग कंपोजर हिमुरा सान को कांटेक्ट किया होता है, मगर हिमुरा सान के आगे क्रिएटिव वॉल होता है। उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि नए बीकोमाची के लिए वो किस तरह का गाना लिख सकता है जो पुराने इमोशंस को अच्छे से एनकम्पस कर पाए। रूबी एक गुडविल के तौर पर हिमुरा सान को एक वीडियो भेजती है जिसमें वो उसे मोटिवेट करने की कोशिश करती है, और इसमें कोई दोहराई नहीं है कि अनजाने में ही सही, मगर रूबी को देखकर हिमुरा सान को आई की याद आती है और रूबी की बातों से उसके अंदर एक नई आग पैदा होती है। मगर एपिसोड की सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि मियाजाकी में एक अनजान लड़की शायद रूबी और aqua का इंतज़ार कर रही होती है। ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ है और इसके क्या मायने हैं ये तो मैं गेस भी नहीं कर सकता। आज के लिए बस इतना ही हो पाएगा, क्योंकि अभी कुछ अलग चीज़ों में मैं काफ़ी बिजी हूँ। तो मैं मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।